नमस्कार, मैं शब्बीरुल हक द संवाद के लिए आज हम चर्चा करेंगे विमर्श परामर्श में डॉक्टर सुदर्शन झा, जो अररिया के काफ़ी जाने माने विशेषज्ञ हैं, उनसे ही बात करेंगे। अभी जो मौसमी जो भी बीमारी है, उस बीमारी पर जो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उस पर। तो सबसे पहला एक मेरा क्वेश्चन है सर कि जाड़े के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले कि बच्चे और बुजुर्ग को यूजुअली घर से बाहर कम निकलना चाहिए। जब घना कोहरा हो या काफ़ी ठंड हो उस समय में नहीं निकलना चाहिए। अगर उसको निकलना आवश्यक है तो ऐसी परिस्थिति में वो 3-4 लेयर में कपड़े पहने। ठंड में प्रायः पैर और गला ये दोनों ज़्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए जूते ज़रूर पहने। गुलबंद या मफलर का इस्तेमाल करें ताकि गला, कान ये सब ढका रहो। दूसरी बात है कि पानी ज़्यादा पीते रहें आप। कोशिश करें कि गुनगुना पानी हो। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के पश्चात, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। अमूमन लोग जाड़े में कम पानी लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा पानी बढ़ाएं आप। इससे आप ज़्यादा हेल्दी और अलर्ट रहेंगे। तीसरी बात है, योगा, प्राणायाम या किसी भी तरह का एक्सरसाइज, वर्जिश ये जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर में आपका रक्तचाप एक सामान्य लेवल में बना रहता है, आपकी धमनियाँ सही से काम करती है, दिल पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी कोविड-19 के कहर से जूझ रहे हैं। पूरा देश इससे सफ़र कर रहा है, पूरा दुनिया सफ़र कर रहा है। ऐसे में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन डी, विटामिन सी इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। इसको आप डाइट के माध्यम से भी ले सकते हैं। जैसे विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज लें, आप साइट्रस फ्रूट जो भी होता है, नींबू है, ऑरेंज है, ये आपको विटामिन सी देगा। आंवला है। विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट लेनी चाहिए। जब थोड़ा धूप हो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप धूप में ज़रूर बैठें। उससे आपके शरीर में विटामिन डी का पूरा सिंथेसिस होगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सर इसमें मतलब ओल्ड एज और बच्चे सब के लिए अलग अलग प्रिकॉशन होगा या एक ही सब के लिए? नहीं, ये जो तमाम प्रिकॉशन है ये तो है सब के लिए। जी। लेकिन बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन ये जो तमाम बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये हम सभी लोगों के लिए है। लागू सभी लोगों के लिए होता है। जाड़े में एक और प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा ठंडा होता है उस समय में हमारे जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है, वो खुश्क पड़ जाती है। उसको उसमें नमी रहे, इसके लिए आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो या फिर जो बॉडी लोशन होता है, वैसलीन होता है, उन सब का इस्तेमाल जरूर करें। तो चिकित्सक की देखरेख में करेंगे या ऐसे भी लेके कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। आप होठ फटने लगते हैं ठंड में, तो आप इसको हाइड्रेट करना है। इसको ये सूखने की वजह से होती है। ज़्यादा पानी लें और जो इस तरह का इमोलिएंट्स है, जो भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन को, वो चीज़ें आप अगर अप्लाई करते रहते हैं पैरों में, हाथों में, चेहरे पर, होठ पे, ये सब चीज़ें ज़्यादा वल्नरेबल होती है क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर है इसका कोल्ड से। अच्छा, इसके चपेट में अगर आ जाए ओल्ड एज वाले लोग कोई, तो उनको क्या फिर करना चाहिए प्राइमरी स्तर पर? अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि ठंड की वजह से मतलब कोल्ड इंजरी हुई है, ठंड का असर हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको बंद कमरे में आप रखिए। कुछ अंगीठी वगैरह जलाकर उसको सेकिए। गरम तेल में लहसुन वगैरह डाल के उसको गरम करके उससे मालिश करिए। और नज़दीकी डॉक्टर से आप मिलिए, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि कोई बुजुर्ग को ऐसा हो, तो बुजुर्ग लोग अमूमन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इन सब के रोगी भी होते हैं, तो उनको इसकी भी जांच करवाते रहनी चाहिए बीच बीच में। और जब ऐसा कंडीशन हो उस समय तो निश्चित रूप से करवानी चाहिए। घर में आप उनको
हॉट ड्रिंक्स दे सकते हैं, कॉफ़ी दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं। इन चीज़ों से इनको थोड़ी देर के लिए आराम जरूर मिलेगी, पर फर्दर ये थोड़ा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगा घर का, फिर उसको आप नियर बाई डॉक्टर से मिलिए। कभी कभी किसी ओल्ड एज पेशेंट को सर देखा गया है कि वो घर से एक बैग बाहर निकले और उनको परेशानी बढ़ जाती है, या पल्पिटेशन बढ़ गया या कुछ हो गया ठंडे के समय में ऐसा, तो उस समय में ये एक्चुअली होता है कि ठंड में जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ सिकुड़ती है ठंड में और गर्मी में वो फैलता है। अच्छा, जी जी। तो सिमिलरली हम लोगों की जो धमनी है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी सिकुड़ जाती है और उसके सिकुड़ने की वजह से हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है। अच्छा, तो बीपी बढ़ने का संभावना ज़्यादा रहता है? बीपी बढ़ने का संभावना रहता है और पैल्पिटेशन की भी संभावना रहती है, क्योंकि हार्ट को तो उतना ब्लड पंप करना है। जी जी, सही है। लेकिन धमनियां आपकी सिकुड़ रही हैं, जी, चैनल्स आपके पतले हो रहे हैं, पर ब्लड उतना ही पंप करना है हार्ट को। इट मीन्स कि हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड हो गया, ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके रिजल्ट में वो पैल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये होता है। अभी जो हम लोगों की भौगोलिक स्थिति है अररिया की जी, उसके आधार पर आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए या महिलाओं के लिए, कि अभी क्या क्या उस पर, उस आधार पर जो अपने यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर, बाकी जगह से थोड़ा यहाँ जैसे कोहरा ज़्यादा होता है यहाँ पर, हाँ, तो इस सब स्थिति में क्या क्या सकता है? हम लोगों का जो क्षेत्र है अररिया, पूर्णिया या जो सीमांचल का जो इलाका है, इधर में एक्चुअली नदियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि हिमालय से निकलकर सारी नदियाँ इधर से ही गुजरती है। नदियाँ होने की वजह से कोहरा ज़्यादा होता है। तो कोहरे में तो बहुत सारी बातों का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। आप घर से निकलें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप पूरे शरीर को अच्छी तरह से ढक लें, वो भी मल्टीपल लेयर्स में, 3-4 लेयर्स में कपड़े पहने, क्योंकि उसके लेयर्स के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है और वो आपको मेंटेन रखता है आपके टेम्परेचर को। नंबर 2, अगर आप कोहरे में ज़्यादा निकलते हैं तो उस समय अगर आप गाड़ी लेकर चलते हैं तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। कोल्ड का तो खतरा है ही, एट द सेम टाइम आपको एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो उस समय हमें प्रयास करनी चाहिए कि हम घरों से कम निकलें, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो आप घर से ना निकलें। अच्छा, कोई डायबिटिक या प्रेशर के जो पेशेंट हैं तो उनको क्या कोई इमरजेंसी ड्रग वगैरह इस समय में रखना चाहिए साथ में, कहीं जाने आने के समय में, या नहीं? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रोगी ये दोनों ही मेटाबॉलिक डिजीज़ है, और मेटाबॉलिक डिजीज़ में आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वो कम हो जाती है। अच्छा। डायबिटीज़ में तो ज़्यादा ही कम होती है। और अभी अभी जैसा कि मैंने कहा कि धमनियाँ सिकुड़ जाती है ठंड में, तो बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। तो जो भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें नियमित रूप से अपना बीपी चेक करवाते रहना चाहिए। कोई भी वो डॉक्टर एक चुन लें और उनके देखरेख में रहें, बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, और ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाइयाँ उन्हें एडवाइस की गई है वो रेगुलर लेते रहें, उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। और डायबिटीज़ के लिए, चूँकि बीपी और डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कोई डॉक्टर ही उसको जज कर सकता है कि इसका नॉर्मल लेवल है, बढ़ा है, कम है, तो आप अपने साथ कोई दवाई रखकर कुछ खास लाभ नहीं ले सकते हैं। डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर को रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए, और एंटी डायबिटिक जो ड्रग आप ले रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो उसको रेगुलर लेते रहें, और साथ में थोड़ा विटामिन सी जरूर लें। अच्छा सर, खासकर इस मौसम में, ठंडे के मौसम में देखा है कि छोटे बच्चे में काफ़ी कोल्ड डायरिया वगैरह का मामला आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है ठंडे का? हाँ, बच्चों में ठंड में कोल्ड डायरिया तो होता है, ये वायरल होता है, रोटा वायरस से यूजुअली होता है ये डायरिया, ये ठंड में ही ज़्यादा फैलता है। तो इसमें बच्चे को अपने एरिया में थोड़ा सा सावधानी भी लोग कम बरतता है, गंदगी वगैरह, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए? हेल्थ और हाइजीन के बारे में आदमी को एक तो उतना अवेयरनेस नहीं है, गाँव में लोगों को ये अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि बच्चों का कैसे देखभाल करें, क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। आप अपने तरफ से कुछ सजेशन उसमें दें सर कि क्या करना चाहिए? बेसिकली बच्चों को आप
गर्म कपड़े में लपेट कर रखें। अच्छा। मल्टीपल लेयर वाली बात तो वहाँ भी लागू हो रही है। बच्चे को एकदम से ठंड से बिल्कुल भी बचा के रखना है। ठंड का थोड़ा भी अगर आपका इग्नोरेंस हुआ जी, तो बच्चे आपके चपेट में आ जाएगा ठंड का, और वो फिर डायरिया बड़ा भयावह होता है। और चूँकि ठंड रहती है उस समय में हम लोगों को आईवी फ्लूइड देने में भी दिक्कत है, और डायरिया में फ्लूइड देना आवश्यक भी है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर कुल मिलाकर यही है कि आप जो ठंड से बचाव के लिए जो भी बातें मैंने कही है जी, उसको प्रेफरेबली आप फॉलो करें, और कोशिश करें। छोटे बच्चों को तो बाहर ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है यूजुअली, आप घर में रखें बच्चों को और एक्सपोजर से बचाएं, ठंड का एक्सपोजर ना होने। और अगर डायरिया अगर हो गया उसको या कुछ भी परेशानी ऐसा हो गया तो उसमें फर्स्ट मतलब प्राइमरी इलाज में क्या उसका क्या प्राइमरी इलाज में तो उसको आप ORS का घोल दीजिए, जी, और प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो है वो आप रख सकते हैं। वो देने में कोई नुकसान भी नहीं है, उसमें कोई डॉक्टर की परामर्श की भी जरूरत नहीं है। अगर कभी किसी को लूज मोशन हो, बच्चा हो या बड़ा हो, तो प्रोबायोटिक्स फर्स्ट ड्रग है, और उसको हाइड्रेट करें, मतलब ORP, ओरल रिहाइड्रेशन। जिंक का भी कोई रोल है क्या सर? जिंक का अच्छा रोल है। वही जिंक तो लोकल इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। हम लोगों का गट जो है ओवरऑल इम्यूनिटी को भी जिंक बढ़ाता है, पर गट की इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा बेटर है जिंक। तो हम लोग जिंक जरूर ऐड करते हैं जब स्पेशली बच्चे लोग जब आते हैं डायरिया से सफ़र करते हुए, उसमें जिंक जरूर डालते हैं हम लोग। फिलहाल प्राइमरी स्तर पर घर में ORS का घोल वगैरह बना के दिया जा सकता है। हाँ, ORS का घोल, चूँकि प्राइमरी स्टेज में घरों में लोग जिंक तो रखेंगे नहीं, जी, लेकिन ORS तो रख सकते हैं। तो सबके यूज़ के लिए तो सबके लिए है, किसी को भी हो तो वो दिया जा सकता है। तो प्राइमरी एड में ORS दें ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो, हाइड्रेट होते रहना चाहिए, तो फिर उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं आएगी। डायरिया में यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तभी आती है जब बच्चा मार्केटली डिहाइड्रेटेड हो जाता है, काफ़ी पानी कम हो जाता है, तो फिर गुर्दे पर असर होने का डर रहता है, रीनल फेलियर हो जाता है, जिससे बच्चे की कभी कभी मौत भी हो जाती है। काफी खतरनाक है, दुखदायक, बहुत खतरनाक। अपने एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है इसका। उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान नहीं देते हैं, जो एक साफ सफाई होनी चाहिए उस पर कुछ डिटेल वो ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए जैसा कि अभी कोविड-19 का भी एरा है, तो इसमें भी लोग बोलते हैं कि नहीं, बार बार आप साबुन से हाथ धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें। ये आप अपने आदत में शुमार कर लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी, आपके समाज के लिए भी। अगर हम सभी लोग साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन करें, और अपना डाइट को बैलेंस रखें, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से निजात पाई जा सकती है। दूसरा सर, जाड़े में आजकल देखा गया है कि स्किन का प्रॉब्लम भी लोगों को, ईजिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कपड़ा गर्म रेगुलर पहने रहते हैं। हाँ, वो भी वजह है। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें किस टाइप का कपड़ा पहने कि वही सब ईचिंग का प्रॉब्लम नहीं हो? उसमें सबसे फर्स्ट लेयर जो आप पहनते हैं वो प्रेफरेबली कॉटन का हो। अच्छा। अंडर गारमेंट्स हो, या जो पहला लेयर कपड़ा आपके शरीर में जाता है वो कॉटन हो तो ज़्यादा बेटर है। उससे आपको जो ऊल वाले ऊनी कपड़े से जो इचिंग होता है उससे आप बच सकते हैं। दूसरी बात है, आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद पूरे शरीर पर अच्छी तरह से कोई ना कोई बॉडी लोशन, नहीं कुछ तो तेल मिले तो तेल ही लगाइए, कुछ न कुछ लगाकर उसको मॉइस्चर उसमें पैदा कीजिए, उसको थोड़ा तर रखना है स्किन को। तो उससे भी आपकी इचिंग में आप बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो तो फिर वो स्कैबीज वगैरह का खतरा भी बढ़ जाता है। लोग कई दिनों तक नहाते भी नहीं है ठंड में, बहुत लोग ऐसे भी हैं। बहुत लोग हैं। तो स्कैबीज हो जाता है, टिक्स एंड माइट्स का इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, तो फिर उसके लिए आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं, अगर नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट ना हो अवेलेबल तो। अच्छा, अंडरगारमेंट वगैरह क्या आयरन करके पहनने से कुछ फ़ायदा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। आयरन करने से जिस हीट पर आप आयरन करते हैं उस हीट पर बहुत कम ऑर्गेनिज्म मरते हैं, सारे तो नहीं मरते हैं, कुछ लाभ तो मिल सकता है,
पार्शियली, लेकिन बहुत लाभदायक नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर आप धूप में कपड़े को सुखाएं जी और प्रतिदिन आप अपना अंडर गारमेंट्स को चेंज करें और उसको धोकर धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप तो कुछ ना कुछ देर के लिए रोज ऑलमोस्ट होता है आजकल, उस धूप में सुखाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अभी जाड़े में ऐसे यंग जनरेशन अभी अपने हेल्थ के लिए प्रिकॉशन लोग लिए हुए हैं, काफ़ी दौड़ भाग लोग कर रहा है, ट्रेडमिल पे है, कोई बाहर भी है, लेकिन जाड़े में अगर वो लोग निकले तो क्या उसको मतलब परेशानी कुछ आ सकती है या नहीं? नहीं, एक्सट्रीम ऑफ एज मतलब ओल्ड एज, बच्चे को तो आप छोड़ ही दीजिए, ओल्ड एज वालों को अभी मेरे ख्याल से घर से बाहर सुबह शाम घूमने के लिए मैं नहीं कहूँगा। वो अपने टेरिस पर घूम सकते हैं, अपने घरों में ट्रेडमिल पर कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, घर में कुछ एक्सरसाइज भी किया जा सकता है जिससे आप थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्योंकि इस ठंड में अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो ज़्यादा संभावना बनती है कि आप कोल्ड के एक्सपोजर में आ जाए। खान पान में भी कुछ तब्दीली लाना पड़ेगा इसमें, या वही जो खान पान में तो वही है कि आप ताज़ी बनी हुई चीज़ें खाएं, पहली बात। दूसरी बात है कि डाइट आपका बैलेंस्ड हो, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें एडिक्वेट हों। नंबर 3 है सलाद और फ्रूट्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। हॉट ड्रिंक्स आप फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं, गुनगुना पानी तो पीना ही है, साथ साथ आप चाय, कॉफ़ी या सूप बीच बीच में ले सकते हैं। ये करके आप बच सकते हैं। और अपने तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सजेशन अगर देना चाहें तो सर? द संवाद इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आप सभी लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मैंने अपने इंटरव्यू में सारी बातें बताई है कि ठंड से आप कैसे बच सकते हैं, आप अपने बच्चों की क्या देखभाल कर सकते हैं, बुजुर्गों को कैसे आप घर में रखेंगे ताकि वो हेल्दी रहें और ठंडी की चपेट में न आए। लेकिन मैं ज़्यादा बल देना चाहूँगा साफ़ सफाई पर। जी। अगर आप अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई रखते हैं, घर में सफाई रखने की ज़रूरत है, आपके अपने शरीर को साफ़ रखने की ज़रूरत है, आपके कपड़े को साफ़ रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर आप साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आज के डेट में भी इन्फेक्शियस डिजीज से ही लोग प्रभावित होते हैं, वो चाहे ठंड के दिन में हो या फिर 12 महीने की बात कर लीजिए। यूजुअली हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज आज भी प्रिवेलेंट है। उसका वजह यही है कि हम लोग अपना हाइजीन को अपने उस हद तक तो खासकर साफ सफाई में बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत स्थिति भयावह है। इसी वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर वो अपनी देखभाल अच्छे से करें, आप अपनी नाखून की देखभाल करें, आप अपनी स्किन की देखभाल करें, बालों को अच्छी तरह से साफ रखें, आप अगर साफ सफाई पर ध्यान रखे हैं इट मीन्स कि आपने आधा काम कर लिया। बाकी आधा काम के लिए आप मेरा इस संवाद को सुने, देखें, इससे आपको बिल्कुल ही फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। और अपना खुद ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुदर्शन झा, शहर के जाने माने स्पेशलिस्ट। उन्होंने जो बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुक्रिया।